प्यारे बच्चों, शैक्षिक उपग्रह प्रसारण सेवा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के उप विषय समकालीन भारत भाग 1 इसके अध्याय 4 जिसका शीर्षक जलवायु है, इसके व्याख्यान 1 पर मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह डबास, प्रवक्ता शिक्षा विभाग हरियाणा, आपके साथ परिचर्चा करूँगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, इस व्याख्यान का उद्देश्य मौसम एवं जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक, कोरोआलिस बल, जेट स्ट्रीम, एल नीनो धारा तथा चक्रवातीय विक्षोभ आदि तथ्यों की जानकारी आपको देना है। अब हम इस व्याख्यान की विषय वस्तु के ऊपर परिचर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस व्याख्यान के अंतर्गत आप सभी को मौसम का अर्थ, मानसून का अर्थ, मानसून की उत्पत्ति, जलवायु की परिभाषा, मौसम और जलवायु में अंतर, इसके अतिरिक्त तापमान, दैनिक तापमान, मासिक तापमान, वार्षिक तापमान तथा तापमांतर आदि तथ्यों की जानकारी आपको देना है। तो आइए अब हम सबसे पहले मौसम एवं जलवायु पर परिचर्चा करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, जब आप अप्रैल मई के महीने में अपने स्कूल में जाते हैं, उस समय आप कैसे कपड़े पहनते हैं यह सोचिए। निश्चित तौर पर उस समय आप हल्के कपड़े पहने होते हैं, लेकिन जब आप दिसंबर एवं जनवरी के महीने में अपने विद्यालय में जाते हैं, उस समय आपकी वेशभूषा कैसी होती है यह भी सोचिए। उस समय आपकी वेशभूषा में गर्म कपड़े आपने पहने होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या आपने सोचा है? या जब आप जुलाई अगस्त के महीने में स्कूल में जाते हैं या स्कूल से वापस आते हैं, तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप बारिश में भीगे होंगे या बारिश के कारण स्कूल में लेट पहुंचे होंगे। तो इस प्रकार कभी आप हल्के कपड़े पहनते हैं, कभी आप गर्म कपड़े पहनते हैं, कभी आप बारिश से भीगने के लिए छाता लेके जाते हैं। तो इस तरीके की घटनाएं क्यों होती हैं, ये सभी चीज़ें मौसम एवं जलवायु के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले हम मौसम एवं जलवायु का क्या अर्थ है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक सामान्य नागरिक मौसम एवं जलवायु दोनों शब्दों को एक समान मानता है, अर्थात मौसम एवं जलवायु में क्या अंतर है इसकी जानकारी उसको नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम मौसम के ऊपर परिचर्चा करते हैं। मौसम शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है और इसके अंतर्गत 5-6 मेन तत्वों को हम लेते हैं, जैसे वर्षा, तापमान, हवा की दिशा, वायु दाब, कोहरा या जलवाष्प इत्यादि तत्व मौसम के अंतर्गत आते हैं। जबकि जलवायु के अंतर्गत मौसम का ही विस्तृत रूप है, यानी कहने का अभिप्राय ये है कि मौसम अल्पकालीन होता है तथा छोटे स्थान के लिए होता है, जबकि जलवायु दीर्घकालीन होती है, यानी कम से कम 30 वर्ष या उससे अधिक समय का मौसम का जो औसत होता है उसे हम जलवायु कहते हैं। अब हम मौसम एवं जलवायु में क्या अंतर है इसके ऊपर विस्तृत रूप से परिचर्चा करते हैं। तो मौसम, जैसा कि मैंने आपको कहा था, मौसम छोटे स्थान का होता है, जबकि जलवायु एक बड़े स्थान की होती है। इसी प्रकार से मौसम छोटे समय का होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि एक दिन में 5-6 बार भी मौसम परिवर्तित हो सकता है, जबकि जलवायु लंबे समय तक एक सी रहती है। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है, जबकि हम ये नहीं कहते कि भारत का मौसम मानसूनी मौसम है। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से मौसम के अंतर्गत वर्षा की मात्रा, तापमान, वायु दाब, वृष्टि इत्यादि तत्व आते हैं, जबकि जलवायु मौसम का लंबे समय का औसत कहलाती है। अब हम मानसून की उत्पत्ति के ऊपर परिचर्चा करते हैं। मानसून शब्द भी अरबी भाषा के मौसम शब्द से ही लिया गया है। इसका अभिप्राय ये है कि एक वर्ष में 2 बार हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन होना, अर्थात 6 महीने हवाएं एक दिशा से चलती हैं और 6 महीने हवाएं दूसरी दिशा से चलती हैं। तो उन प्रदेशों में जहाँ पे 6 महीने बाद हवाएं अपनी दिशा परिवर्तित कर देती है, ऐसे प्रदेशों को हम मानसूनी प्रदेश कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा के ऊपर परिचर्चा करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता प्रोफेसर श्रीवास्तव जी ने मौसम की परिभाषा इस प्रकार दी है: किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडल की दशाओं
तापक्रम, भार, वायु, आर्द्रता तथा वृष्टि के योग को मौसम कहते हैं। जबकि प्रोफेसर श्रीवास्तव महोदय ने ही जलवायु की परिभाषा इस प्रकार दी है: जलवायु दिन प्रतिदिन की ऋतु अवस्थाओं के विभिन्न रूपों का मिश्रण है। इसी प्रकार मोंकहाउस महोदय ने किसी स्थान की वायुमंडल की दीर्घकालीन अवस्थाएं जलवायु के अंतर्गत आंकी जाती हैं। तो इस प्रकार आपने मौसम एवं जलवायु के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब हम तापमान के ऊपर परिचर्चा करते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, तापमान में हम सबसे पहले अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान पर परिचर्चा करते हैं। आप प्रतिदिन जब टेलीविज़न के अंदर समाचार देखते हैं या आप अखबार के अंदर पढ़ते हैं तो अखबार के भी प्रथम पृष्ठ के ऊपर ही पिछले दिन का अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान अंकित होता है। इसी प्रकार समाचारों के अंदर भी अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान दिया गया होता है। तो आइए, अधिकतम तापमान किस प्रकार और कब नोट किया जाता है, न्यूनतम तापमान कब और कैसे नोट किया जाता है, इसकी जानकारी कौन देता है, इसके ऊपर हम परिचर्चा करते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, 1857 में भारत के अंदर महाराष्ट्र राज्य में पूना के अंदर प्रथम भारतीय मौसम वेधशाला का निर्माण किया गया था और उस मौसम वेधशाला की बहुत सारी स्थानीय शाखाएं खोली गई थी। आज भारत में लगभग 600 के करीब स्थानीय मौसम वेधशालाएँ हैं। उन मौसम वेधशालाओं में तापमान, वायु दाब, हवा की गति, वर्षा की मात्रा इत्यादि चीज़ें अंकित की जाती हैं। तो आइए सबसे पहले हम मौसम वेधशालाएँ कितने प्रकार की होती हैं इसके ऊपर परिचर्चा करते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, भारत में 5 प्रकार की मौसम वेधशालाएँ होती हैं। नंबर 1, वे मौसम वेधशालाएँ जो तापमान, वर्षा की मात्रा, वायु दाब इत्यादि तत्वों को अपने आप अंकित करती हैं, यानी सेल्फ रिकॉर्डिंग करती हैं और उनकी रिपोर्ट सैटेलाइट के द्वारा हेड क्वार्टर यानी पूना पहुंच जाती है। दूसरी वे वेधशालाएँ हैं जिनकी रिकॉर्डिंग मनुष्य स्वयं अपनी आँखों से देख कर करता है। इसके अंदर भी जो उपकरण लगाए जाते हैं उसमें अधिकतम तापमापी यंत्र, न्यूनतम तापमापी, शुष्क तापमापी, आर्द्र तापमापी, एनीमोमीटर, हवा की दिशा तथा वर्षा की मात्रा, इसको नापने वाले यंत्र इसमें लगाए जाते हैं। तीसरे नंबर पे वे वेधशालाएँ आती हैं जिसमें उपकरण तो यही होते हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट एक बार भेजी जाती है। तथा चौथे नंबर पर वे वेधशालाएँ होती है जिसके अंदर सिर्फ तापमान और वर्षा को ही हम नोट करके अपने जो स्थानीय कार्यालय है उसके पास भेजते हैं। तथा 5वें नंबर की वे वेधशालाएँ हैं जिसमें सिर्फ वर्षा मापी यंत्र लगे होते हैं। तो इसके ऊपर हम विस्तृत रूप से आइए अब हम अपनी वेधशाला में चलते हैं। वहाँ पे हम आपको ये सभी उपकरण दिखाएंगे तथा इनके बारे में जानकारी देंगे कि किस प्रकार इसमें तापमान या वर्षा की मात्रा अंकित की जाती है और फिर उसको किस प्रकार से हेड क्वार्टर पर भेजा जाता है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, आप ये मौसम विभाग द्वारा स्थापित वेधशाला देख रहे हैं। अब इस वेधशाला के अंदर हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से उपकरण लगे हुए हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, इस वेधशाला के अंदर 4 आपको उपकरण दिखाई दे रहे हैं। इसमें ये जो सबसे ऊपर वाला उपकरण है इसे हम मैक्सिमम तापमापी यंत्र कहते हैं, यानी अधिकतम तापमापी यंत्र। इसके नीचे जो यंत्र है जिस पे ये मिनिमम लिखा हुआ है इसे हम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। इस यंत्र के द्वारा अधिकतम तापमान नोट किया जाता है जो दिन में साधारणतः 2 से 3 बजे के मध्य होता है। इसके अंदर मिनिमम तापमान होता है जो सुबह 4 से 5 के बीच होता है, लेकिन यह अपने आप ही रुक जाता है। फिर इसकी रिपोर्ट शाम को 5:30 पर तथा सुबह 8:30 पर मौसम डिपार्टमेंट में भेजी जाती है। फिर इन उपकरणों को रिपोर्ट भेजने के बाद इनको दोबारा से सेट किया जाता है। पहले इसको हम हाथ में पकड़ते हैं। फिर यहाँ पे जो तापमान आपको दिखाई दे रहा है इस समय लगभग 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास, इसको फिर हम सेट करते हैं। इसको इस प्रकार सेट किया जाता है।
अब यह आप देख रहे हैं कि 37 डिग्री पर सेट हो गया है। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से मिनिमम तापमान को भी सेट किया जाता है, लेकिन इसको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि इस इंस्ट्रूमेंट को इस प्रकार कर दिया जाता है और फिर ये अपने आप ही सेट हो जाता है 1 मिनट में। फिर इसको नोट किया जाता है। इस प्रकार से यह जो उपकरण आपको दिखाई दे रहा है, इसके द्वारा शुष्क तापमान नोट किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो तापमान है, शुष्क तापमान और मैक्सिमम तापमान, ये दोनों लगभग एक समान होते हैं, जबकि मिनिमम तापमान कम होता है और जो आदर्श तापमापी यंत्र आप देख रहे हैं, इसके अंदर तापमान वो कम होता है। इनकी गणना से ही बारिश की गणना की जाती है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, मौसम की रिपोर्ट प्रतिदिन सुबह 8:30 पर और शाम को 5:30 पर भेजी जाती है। वो किन उपकरणों से नोट की जाती है, इनके को आपने अभी देखा है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, अब हम जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके ऊपर परिचर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम अक्षांश को लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के ऊपर 180 अक्षांश रेखाएं हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाएं और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। इन अक्षांश रेखाएं जलवायु को किस प्रकार नियंत्रित करती हैं, क्या आपने कभी सोचा है? या आपने कभी समताप रेखाओं को देखा है? हाँ, तो प्यारे बच्चों, अक्षांश रेखाएं और समताप रेखाएं दोनों साथ साथ आपको दिखाई देती है अधिकांशतः। तो अक्षांश रेखाओं में 2 मुख्य रेखाएं हैं, एक कर्क रेखा और दूसरी मकर रेखा। हाँ, तो प्यारे बच्चों, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं, इन दोनों रेखाओं के मध्य ही हमारा सूर्य की स्थिति रहती है। यानी हमारा जो सूर्य है वह 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जबकि 22 दिसंबर को वह मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो इस प्रकार साल में हमारा सूर्य 2 बार भूमध्य रेखा को क्रॉस करता है, एक 21 मार्च और दूसरे 23 सितंबर को। तो मेरा अभिप्राय यहाँ पे यह था कि कर्क एवं मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें लंबवत गिरने के कारण यहाँ पे ऊंचे तापमान पाए जाते हैं, जबकि जो ऊंचे अक्षांश है वहाँ पे तापमान कम पाए जाते हैं। ऊंचे अक्षांश से मेरा अभिप्राय ध्रुवों से है, क्योंकि जब हम ध्रुवों की परिचर्चा करते हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारा उत्तरी ध्रुव है वह 90 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो इस प्रकार उच्च अक्षांश शब्द का हम जहाँ भी उपयोग करते हैं तो उसका अभिप्राय ध्रुवों से है। जब हम निम्न अक्षांश शब्द का उपयोग करते हैं तो उसका अभिप्राय भूमध्य रेखा के आसपास के एरिया से होता है। अब हम ऊंचाई के ऊपर परिचर्चा करते हैं। आपने वायुमंडल वाले अध्याय में पढ़ा होगा कि ऊंचाई किस प्रकार तापमान या जलवायु को प्रभावित करती है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है, जिसको सौरमंडल कहते हैं, इसके अंतर्गत 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। तो इस प्रकार जैसे जैसे हम ऊंचे भागों की तरफ जाते हैं, वहाँ के तापमान कम होते जाते हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मई जून के महीने में जब आपकी छुट्टियाँ होती हैं या आप अखबारों में पढ़ते हैं, तो अधिकांश जो है घूमने वाले वो ऊंचे स्थानों पे या पहाड़ों पे चले जाते हैं, जैसे शिमला, मनाली इत्यादि। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि शिमला जो लगभग समुद्र तल से 2250 मीटर की ऊंचाई पे है, वहाँ पे तापमान कम होते हैं। अब हम वायुदाब एवं पवन तंत्र पर परिचर्चा करते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, वायुदाब जिस यंत्र से मापा जाता है उसको वायुदाब मापी कहते हैं, तथा तापमान जिस यंत्र से मापा जाता है उसे तापमापी यंत्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपके सामने ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। यानी जब तापमान अधिक होता है तब वायुदाब कम होता है, और जब वायुदाब कम होता है तो तापमान अधिक होता है। इसको आप इस तरीके से देखिए, जब मई के महीने में आप अपने विद्यालय में जाते हैं तो उस समय आपको गर्मी महसूस होती है। यानी मई जून के महीने में जब तापमान अधिक होता है तो वायुदाब कम होगा। इसके विपरीत जब दिसंबर या जनवरी के महीने में तापमान कम हो जाता है तो वायुदाब अधिक होता है। लेकिन इसका क्षेत्र पर भी
प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए आप समुद्र को लीजिए। समुद्र के ऊपर हमेशा स्थलीय भाग की तुलना में वायु दाब अधिक होता है। इसका कारण सूर्य की किरणों का ही है। इसके ऊपर हम विस्तार चर्चा अगले अध्याय में करेंगे। अब हम समुद्र से दूरी इसके ऊपर परिचर्चा करते हैं। आपने समाचारों के अंदर मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता के तापमान एवं दिल्ली के तापमान अवश्य देखे होंगे। क्या आपने कभी ये सोचा है कि मुंबई, चेन्नई या कोलकाता के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर कम है, जबकि दिल्ली के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में अंतर अधिक होता है? इसका क्या कारण है? यानी जो हमारे ये 3 शहर हैं ये समुद्र के किनारे स्थित हैं और दिल्ली समुद्र से दूर है, तो जो भाग समुद्र के किनारे पे होता है वहाँ के तापमान में कम अंतर होता है, जो समुद्र से दूर होता है उसमें अधिक अंतर होता है। यही कारण है कि दिल्ली के अंदर या चंडीगढ़ के अंदर गर्मियों में अत्यधिक गर्मी होती है और सर्दियों में